दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हमारा देश पहले बहुत अमीर था लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने हमें लूट लिया था। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन के उन इतिहास के उन डार्क पेजेस की जो कि भारत जैसे हिस्टोरिकल रिच कंट्री की पॉवर्टी का कारण बना। एक दौर था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ये सही भी था क्योंकि उस समय भारत 25% जीडीपी कंट्रोल करता था। लेकिन 1947 तक आते आते भारत पॉवर्टी, फेमिन्स और एम्पावरमेंट की ओर चला गया। लेकिन ब्रिटेन आज भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि कॉलोनिज्म ब्रिटेन के लिए नुकसानदायक था और भारत के लिए बेनिफिशियल था। हिस्टोरियन नियोल फर्ग्यूसन मानते हैं कि भारत में गहने बहुत कॉस्टली थे। वाइट मैंसन ब्रिडन नाम की थ्योरी में लिखा है जिससे ब्रिटेन क्लेम करता है कि वह अनसिविलाइज्ड ईस्टर्न और अफ्रीकन कॉलोनी को सिविलाइज्ड करने गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंग्लैंड भारत में केवल और केवल लूट के लिए आया था। जहां 2018 में उत्सा पाटनिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेस रिसर्च पब्लिक जो कि ब्रिटिश मॉरल क्लेम को रिजेक्ट करती है और एक ऑफिशियल डाटा से पता चलता है कि भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे गए जो कि आज के समय भारत और इंग्लैंड की जीडीपी का 17 गुना है। इस मुद्दे को 2015 में शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उठाया था कि ब्रिटेन को इसको रिपोर्टेशंस यानी भरपाई करने को कहा था। शशि थरूर ने 2017 में अपनी किताब इग्नोबोरियस एम्पायर में डिटेल में बताया है। इसने विंस्टन चर्चिल ने वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसिडल डिक्टेटर्स कहा है। चर्चिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हजारों भारतीयों की मौत के जिम्मेवार थे। नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर की इस डिबेट को सपोर्ट करते हुए रिपोरेशंस की मांग की है। आज हम देखते हैं कि यह मैसिव अमाउंट भारत से कैसे लूटा गया। ट्रेडिंग के जरिए उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के गोल्डन फरमान के मिलने के बाद 1608 तक उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बॉम्बे, सूरत, बंगाल, मद्रास में लगाई और वहां से वे दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापारियों से राइस के बदले गोड्स, गोल्डन, सिल्वर खरीद कर दूसरे देशों में बेचता था। बाद में बैटल ऑफ बारसर 1764 के बाद उन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स पहले बंगाल में फिर पूरे भारत में लिया जाने लगा और जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था उसका 1/3 पार्ट था। उसी से उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स से सामान खरीदा और इस सामान को यूरोपियन मार्केट में बेचते थे। यह एक स्कैम था क्योंकि जो कंपनी पहले गोल्ड के बदले खरीद रही थी वह अब फ्री में मिल रहा था। इससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ और इससे कंपनी ने रॉ मटेरियल जैसे आयरन टिबर खरीदा और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट किया जो कि भारत के लिए बेनिफिशियल था। लेकिन जब 1858 में जब कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई तब भारतीय ट्रेडर्स भी अपने सामान को दूसरे देशों में बेच सकते थे। लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश सिल्वर या गोल्ड नहीं बल्कि स्पेशल काउंसिल बिल्स नाम की पेपर करेंसी में पे करते थे। ये भारतीय ट्रेडर्स ब्रिटिश ऑफिस में दिखाकर पैसे ले सकते थे लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें पैसे रिवेन्यू कलेक्शन से देते थे जिससे कंपनी को बेनिफिट हुआ कि ब्रिटेन से कोई पैसा भारत ना जाए। अकॉर्डिंग टू यूएन डाटा बिटवीन 19 टू 1928 भारत का मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट यूएसए के बाद सेकंड हाईएस्ट था। दूसरा तरीका था अनफेयर ट्रेड पॉलिसी जिससे भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और भारत के हैंडमेड कपड़ों का यूके और यूरोप में काफ़ी डिमांड भी थी। लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुआ तो उनके कपड़े सस्ते थे और भारत में उन्हें हैवी ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया था जिससे भारतीय हैंडलूम कॉम्पीट नहीं कर पाया और बहुत सारी फैक्ट्रीज खाली हो गई और ग्रामीण को माइग्रेट कर दिया गया। लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए जिससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में ब्रिटिश के बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को डिप्ले किया वॉर को फाउट करने के लिए जिससे सोल्जर का कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसमें 1/6 सोल्जर्स ब्रिटिशर्स थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में टोटल 5400 भारतीय मारे गए जिसमें 3 लाख भारतीय सैनिक इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी 2.5 लाख इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटेन के लिए वर्ल्ड वॉर लड़ा था। लेकिन ब्रिटेन आज भी यह क्लेम करता है कि उन्हें नुकसान हुआ। चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन क्या जस्टिफिकेशन देता है। सबसे पहले उनका कहना था कि ऑन पेपर ट्रेड डेफिसिट से
उनको नुकसान हुआ, जिससे हमने पहले बात की थी। लेकिन फैक्ट्स ये है कि पेपर करेंसी से उनको इंडियन गोल्ड्स ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा था। दूसरा क्लेम ये था कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत उनके आने से पहले हो चुकी थी। ब्रिटिश इतिहासकार के अनुसार उसका मेन रीजन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का डाउनफॉल था, जिससे कई छोटे मोटे किंगडम्स खड़े हो गए थे जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज थे, जिससे ट्रेड नहीं हो पाया। अगला आर्गुमेंट ये था कि ब्रिटिश में भारत में रेलवे एजुकेशन सिस्टम स्टेबलाइज किया, लेकिन एजुकेशन का पर्पज लोअर लेवल के क्लर्क तक था, क्योंकि अपर लेवल के सारे ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स ही थे। तो दोस्तों, ब्रिटिश का मानना था कि वो भारत का डेवलपमेंट करने आए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 200 वर्षों के आते आते भारत जीडीपी में एक बड़ा डाउनफॉल आया और ब्रिटिश पॉलिसीज से भारत में भूखमरी से 40 लाख डेथ हो गई थी। अगर भारत का रेवेन्यू भारत में इन्वेस्ट किया होता तो आज भारत जापान की तरह एक डेवलप कंट्री होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।